आप लगभग खान के चीज लग रहे हैं ज़्यादातर गेहूँ टाइम में, क्योंकि अकेला एक ही टाइप का भोजन खा खा के अपने जो नई पीढ़ी जो बच्चे आ रहे हैं वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो उसमें किस तरह से उनको पूरा भरपूर पोषण दिया जाए। जो कणक का आटा है उसमें तो लॉस हुआ है, लेकिन बाजरा का आटा में लॉस को नहीं हुआ। कईयों कहते हैं ना भी इसने वीट यानी कि गेहूं की एलर्जी है, तो गेहूं की एलर्जी का कारण यही होगा। तो मिक्स भी बना सका इसका, जैसे गेहूं के अंदर कौन कौन से अनाज मिलाकर उसका आटा पिसाएं और उसकी रोटी हम खाएं, जिससे हम कुपोषण का शिकार होने से बच सके और अनेक प्रकार की बीमारियों से बच सकें। तो यही जानकारी इस वीडियो के अंदर दी गई है। तो फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत। एक तो कैंसर, दूसरी हार्ट फेलियर की। ये दो बीमारियां सबसे ज़्यादा गाँव में लगा लो, शहरों में लगा लो, कहीं पे भी चले जाओ, सबसे ज़्यादा बीमारियां मिलेगी। जो 2023 है इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साल मनाया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि जो पहल है वो अपने भारत वर्ष ने की है कि इस मोटे अनाज को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय साल के रूप में इसको मनाना एक यूं मान के चलो भी अपने भारतवर्ष के लिए भी एक बहुत उपलब्धि है, बड़ी बात है। मोटा अनाज से मतलब है बाजरा, ज्वार, रागी और जो चीजें पहले अपने बुजुर्ग बूढ़े वगैरह खाया करते थे। लेकिन आजकल जैसे ये प्रोग्राम 1960 से हरित क्रांति आई, उसके बाद लगभग क्या कि बाजरा अपनी थाली से गायब है। बाजरा क्या कि जो आप मान लो सर्दी के मौसम में खाया हुआ तो नहीं बात, बाकी और पूरा वक्त जैसे पूरे साल पहले खाया करते, बाजरा भी ज्वार भी खाया करते। तो इसके पीछे भारत का या सरकार का लगा लो मंशा ये रही कि क्यों इस 2023 को मोटा अनाज का वर्ष मनाया जाए, क्योंकि आप लगभग खान के चीज लग रहे हैं ज़्यादातर गेहूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत मक्का खा लिया या कुछ और खा लिया। लेकिन बाजरा या फिर जो ज्वार है वो अपनी थाली से गायब होने के पीछे जो एक कारण रहा था भी इसकी जो पैदावार घट गई या कुछ और जो रहे, तो उसको बढ़ावा किस तरह दिया जाए, भी लोगों के बीच में जागरूकता कैसी लाई जाए, भी इसके क्या चीज़ें आप बना सका। बाजरे के बिस्कुट भी बनाए जा सके हैं, बाजरे के जो ढोकले पहले अपने बुढ़े बुढ़ेरियाँ मतलब जो दादी परदादी जो थी वो बनाया करती। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन वो चीज़ आजकल छोड़ गए, न तो वो परंपराएं रही, न वो त्योहार रहे, और न वो पुराना खाना रहा। तो पोषक तत्वों की जो कमी है ना, वो उसको मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है आज का टाइम में, क्योंकि अकेला एक ही टाइप का भोजन खा खा के अपने जो नई पीढ़ी जो बच्चे आ रहे हैं वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो उसमें किस तरह से उनको पूरा भरपूर पोषण दिया जाए, तो उसमें बाजरा और ज्वार का मेन रोल है। बाजरा और ज्वार अपने भोजन में शामिल करना उतरवाना वो अपने हाथ में है। किस तरीके से हम इसकी पैदावार बढ़ाएं और जो आने वाला जो समय है उसमें इसको इतना शामिल करें कि बाजरे को देखते ही सीधे बच्चे ही कहें सीमेंट है, मैं कौन खाऊं, क्योंकि इसका रंग, क्योंकि बाजरे की रोटी का रंग भी थोड़ा सा यूँ काला सा या सलेक्टी रंग का होगा, तो उसने पसंद भी कौन करे। तो उस चीज़ ने देखते हुए कि बाजरे के जो मतलब रंग है ना वो भी उसमें सुधार किया गया है, सफ़ेद बाजरी भी आने लगी, भी उसकी जो रोटी है वो कणक की रोटी की जैसे भी हो बनने लगी। तो भी उसका रंग देख के भी आप यूँ ना कमा भी इसमें मैं खाना पहुँचाऊँ। तो इसके जो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं वो बनाने, जैसे होम साइंस है यहाँ पे अपना कृषि विज्ञान केंद्र सदुलपुर, इसमें भी होम साइंस की एक मैडम है, तो वो भी अपना इसका प्रोग्राम चलावे हैं। भी बाजरे के प्रोडक्ट बनाए जा सके हैं, ज्वार के बनाए जा सके हैं, भी अलग अलग टाइप के बिस्किट है, केक है, ढोकला है, या इसके अलावा और के इसके प्रोडक्ट आप बना के बेच भी सका और अपने परिवार में भी आप अपना खा भी सका। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ये सारा प्रोग्राम इस साल ये चलने हैं। तो आपके गांव में भी इसी मद्देनजर ये प्रोग्राम आज का ये किया जाए। तो बाजरा तो लगभग अपने गांव में आप बुआ भी यहाँ के छोड़ रहे सारे,
और ज्वार तो शायद आप खान के रूप में तो सिर्फ पशुआ खातर ही है। लेकिन ये ज्वार और बाजरा दोनों ही पोषक तत्वों के मामले में कणक से बेहतर है। कणक तो क्या है कि सीधा कार्बोहाइड्रेट ही देगा। इसके अलावा कणक में देखा ना तो एक कई तो इससे एलर्जी भी हुआ है। तो इसमें ग्लूटिनिक जो लोच हुआ है ना, आप बुढ़ी अपने मान लीजिए माताएं बैठी है, ये तो जाने अभी आप आटा उसना, तो आटा उसना जो कणक का आटा है उसमें तो लोच हुआ है, लेकिन बाजरे का आटा में लोच को नहीं हुआ। बाजरे का आटा क्या है कि जितनी रोटी बनानी है ना अपने साथ के साथ ही उसका आटा गूंथना पड़ेगा, लेकिन कणक का इकट्ठा गूंथ सका। तो वो जो ग्लूटिन कंटेंट है उसकी वजह से वो लोच हुआ है, यानी कि एक साथ जो आटा पूरा ओसना जा सके या इकट्ठा उसकी पिंडी बनाई जा सके। तो वो जो कंटेंट है ग्लूटिन, वो ही एलर्जी का कारण है। कईयों कहते हैं ना भी इसने वीट यानी कि गेहूं की एलर्जी है, तो गेहूं की एलर्जी का कारण यही होगा कि कई बाजरा खा के उसने गेहूं को इंजेक्शन लग रही, बाजरा खा होगा या फिर मक्का खा होगा या कोई और ज्वार की भी या इसमें जो भी है। तो कई चीज़ें हैं जिसमें आप एक तो मिक्स भी बना सकते हैं इसका, जैसे गेहूं के साथ बाजरा, मक्का, जो या और भी अपने घर में जो अनाज मौजूद है वो इकट्ठा मिला के पिसाए जा सकते हैं। तो इसके पीछे कारण यही है भी अपने जो बच्चे हैं उनको पूरा पोषण मिले। तो अकेला कोई सा भी अनाज उठा के देख लो अपने आप में पूर्ण नहीं है, न तो यूं कौन के पे बाजरा ही पूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी लो उसके साथ आप गेहूं भी रखो, ज्वार का भी उसमें शामिल करो, तो सारे एक मिक्स बना के अपना एक आटा जो पिसवाने का एक चलन है ना, वो धीरे धीरे जैसे शहरों में तो देखा कई बहुत जगह ये आने भी लग रहा है ट्रेंड सा भी इंटीग्रेट जो जितना सारा अनाज है सारा थोड़ा थोड़ा मिला के, जैसे इसमें चना भी मिलावांगे, कुछ इसमें जो भी मिलावांगे, सारा आटा पिसाने की कोशिश भी करें। और एक तो अपना जो चूड़ी गांव से एक मास्टर जी है रिटायर्ड है सुरजीत पन्ना, वो अपना एक फार्म भी उन्होंने ऑर्गेनिक फार्म मेंटेन कर रखा है, अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो उगाओ भी है। उनका फार्म है अपना कादरा में, कादरा जो धाम है ना उसके बिल्कुल सामने। तो उनका क्या है कि वो जितने भी अनाज अपना ऑर्गेनिक उगाओगे ना उनको सारा मिक्स करके आटा बना के अपना बेचने का उनका प्रोग्राम है। और उनका आटा की जो डिमांड है ना वो लगभग ये है कि उनका घर से ही बिक जाए, उसने दूसरी जगह या शहर में बेचने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग मांगने लगे ये चीजें अभी। नहीं बीमारियां बढ़ गई ना, ये पॉइजन है। अब जो बात आई ना पॉइजन की, इसमें कि कोई भी फसल लगा लो सारी की सारी रसायन आप डालना, कहाँ से स्टार्ट हो गए, बीज का उपचार करा वो भी रासायनिक है, फिर खाद डाला वो भी रासायनिक है, ऊपर उसमें कीड़े आए तो रसायन डालेंगे, कोई अगर उसमें बीमारी आई तो रसायन डालेंगे, सारे के सारे केमिकल है, रसायन है। और रसायन जितना ज़्यादा अपने भोजन में प्रयोग हो रहा है ना उगाने में, उतना ही ज़्यादा अपने मतलब जो अपना सिस्टम है मानव का जो शरीर है उसमें उतना ही शामिल होता जा रहा है। और इसको कम किस तरह किया जा रहा है, इसका एक 2 या 3 इसके ऑप्शन है अपने पास। एक तो है ऑर्गेनिक खेती और दूसरा है नेचुरल प्राकृतिक खेती। दोनों तरीकों से आप इसका रसायन का प्रयोग कम कर सकें। खास करके जो मान लो आप कितने खेती आपकी कितनी है, 6 एकड़, 6 एकड़ में ना करके शुरुआत करो आधा एकड़ से भी। अगर कोई किसानियों का भी मैं 10 एकड़ की खेती करना लग रहा हूँ तो 1 एकड़ से कर लो, अगर 5 एकड़ का है तो आधे एकड़ से कर लो। नेचुरल फार्मिंग और जो प्राकृतिक खेती है उसका सबसे बढ़िया आसान तरीका है करने का, अपने घर में एक देसी गाय होनी चाहिए। देसी गाय, एक गाय जो अमोल जो ये सुभाष पालेकर विधि से अगर आप प्राकृतिक खेती करना चाहो तो एक गाय 30 एकड़ तक की खेती करवा सकते हैं, बगैर खाद, बगैर स्प्रे, बगैर खर्चे की। उसको जीरो बजट फार्मिंग भी बोलते हैं आप। तो इसकी सरकार भी मुहिम चला रही है अभी प्राकृतिक खेती की तरफ किसान आए, और जो रासायनिक आप खेती करने लग रहे हैं वो उसका रसायन का कम से कम प्रयोग करके हम खेती करें। तो उसके पीछे 2-3
जो कारण एक तो बता ही रहे हो कि आप बीमारियों का प्रचलन ज़्यादा हो गया। अब जितनी बीमारियां आप देखने लग रहे हैं, खास करके कौन कौन सी, एक तो कैंसर, दूसरी हार्ट फेलियर की। ये दो बीमारियां सबसे ज़्यादा गाँव में लगा लो, शहरों में लगा लो, कहीं पे भी चले जाओ, सबसे ज़्यादा बीमारियां मिलेगी। कैंसर का मरीज पहले ढूंढे ही कौन पाया करता, लेकिन आजकल तो यूँ मान के चलो घर में अपने गाँव में 10-12 जरूर मिलते हैं हर। इसके पीछे जो कैंसर आने का जो कारण रहे है ना मेन, वो है केमिकल का ही प्रयोग ज़्यादा होना, और ख़ास करके यूरिया, और ऊपर से फिर जो आप स्प्रे करा वो घास जलाने वाले स्प्रे, कीड़े मारने वाले स्प्रे, और बीमारियों को कंट्रोल करने वाले स्प्रे, सारे केमिकल हैं। बता दो कोई सा भी अगर वनस्पति स्प्रे आप करा दो, नीम का तेल या फिर निमोली का तेल कोई आप करा दो, शायद ही प्रयोग करा। लेकिन पहले बूढ़े बडेरे क्या करें, बोले हम स्प्रे करे ही कौन करते, राजस्थान में चले जाओ शायद आज भी कौन करें लोग। क्योंकि एक चीज और है, करें तो कम करें, इतना अपने जितना कौन करना लग रहे। जो अपन या बठिंडा से लेके मलोट वाली जो बेल्ट है पूरी उसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि वो नरमे की बेल्ट है जी। राजस्थान में आपने वो आपने देखा देखी होगे, तो अपने पंजाब से सीखा है, अपन पंजाब से सीखा है सारा कुछ। जो मैं बात बता रहा हूँ ना, जो बठिंडा जो कॉटन बेल्ट है पूरी नरमे की बेल्ट है, उसमें 2004 से पहले सुंडी के लिए हर खेत में हर किसान 30-40 स्प्रे करेगा। और सबसे ज्यादा कौन सा था, एंडोसल्फान, मोनोक्रोटोफॉस और क्यूनलफॉस, और मतलब कीड़े मारने वाली दवाइयाँ। और एंडोसल्फान इतना स्प्रे हुआ करता कि एंडोसल्फान को सरकार को बैन करना पड़ा जब उसको पता लगा ना कि ये यानी कि कैंसर कारक है ये। तो और उस बेल्ट में सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज हैं, और वही हाल अपने होता जा रहा है अभी। इस चीज़ को थोड़ा सा भी कम किस तरह किया जा सकता है, उसकी तरफ अपने को थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। एक और है, बाजरे का बीज तो उपलब्ध करवा देंगे, आप कह रहे हैं 1 कनाल 2 कनाल स्टार्टिंग जरूर हो जाएगी, लेकिन उसका बीज अगले साल प्रयोग कौन कर पाओ, क्योंकि बाजरे के जितने भी है हाइब्रिड है सारे, और बाजरे का जो हाइब्रिड जितना बीज होगा ना वो आप दूसरे साल उगा कौन सा, उगावांगे तो पैदावार को नहीं होगा। तो इसीलिए तो बाजरे का बीज तो हर साल अपन खरीदना ही पड़ेगा। तो बात तो अपन करा हमारे जो प्राकृतिक खेती की, प्राकृतिक खेती का तात्पर्य है भी बिना खर्चे की खेती, और बिना खर्चे का मतलब है भी उसमें अपन जो बाई करा रहे हैं वो भी कम है, यानी कि अपन बाई भी कौन करनी, उसके बाद सीधा बीज बो देना है, बोने के बाद उसमें जो खाद का प्रयोग करना है वो उसमें अपने छोड़ देना है, यानी कि यूरिया और DAP है वो बिल्कुल भूल जानी है। उसकी जगह क्या करना है, क्योंकि किसान के मन में सवाल तो उगेगा, खाद नहीं डालेंगे तो पैदावार करो ले आप, अब पैदावार ना होगी तो फिर अपना फायदों की खेती करेंगे। तो पैदावार की पूर्ति, खाद की पूर्ति करने की खातिर क्या है कि उसमें जीवामृत बढ़ाना पड़ेगा अपन, और जीवामृत बढ़ाने का सारा आसान तरीका है देसी गाय होनी जरूरी है अपने पास। उसमें जो तरीके सुभाष पालेकर विधि से जो बताए गए हैं वो तरीका है, उसमें एक 200 लीटर का ड्रम लेना है अपने पास, और 200 लीटर के ड्रम में 180 लीटर पानी, 10 किलो गोबर और 10 किलो गोमूत्र, और आधा किलो 1.5 किलो उसमें बेसन और 1.5 किलो गुड़, और आधा किलो बड़ के नीचे की मिट्टी। बड़ के नीचे की मिट्टी यूँ बताई जाए क्योंकि उसमें ना तो कोई रसायन डला हुआ है, और जो सूक्ष्म जीव है उसमें सबसे ज़्यादा हुआ है, वो करेगा एक जामन का काम। जो आप दूध दही जमाने की खातर दूध में जामन लगा हुआ है वो एक जामन का काम करेगा, और जो 200 लीटर अपना तैयार होगा वो एक जीवामृत, उसमें सूक्ष्म जीवांग इतनी मात्रा हो जाएगी, एक बार अगर साल में मान लो जितने बार भी आपको पानी देवाएंगे उसके साथ उसको चलाना है, और वही खाद की पूर्ति का काम करेगा। खाद की पूर्ति यूँ करी भी उसने सारा कुछ भी उसी में सारा कुछ है, यूरिया भी है उसमें, DAP है ना, उसमें सूक्ष्म जीव इतने हैं कि वो जो अपने वातावरण में नाइट्रोजन मौजूद है या फॉस्फोरस मौजूद है वो सारी की सारी फिक्सेशन का काम करेगी, और दूसरा पौधों तक उपलब्ध कराने का काम करेंगे वो सूक्ष्म जीव। और दूसरा अगर सूक्ष्म जीवों की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उसमें केंचुओं की संख्या भी बढ़ेगी, और केंचुए अगर जिस जमीन में आपने बेरा है केंचुआ अपना किसान का सबसे बड़ा साथी है। 2 टाइप के केंचुए हो गए, एक तो आपका गोबर की खाद से जो एक बढ़ावा ये वर्मी कंपोस्ट बढ़ावा, एक तो वो केंचुआ,
और एक केंचुआ सीधे बारिश के टाइम में देखा हुआ अपनी जमीन के ऊपर आती है, एक वो केंचुआ, दोनों में फर्क है जी। वो तो मिट्टी खा के मिट्टी को ही उपजाऊ बनाएगा, और दूसरा गोबर वाला है वो गोबर खा के फिर मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। तो केंचुए की जो मात्रा अगर अपने खेत में बढ़ेगी तो उसमें यूँ मान के चलो अपने को खाद की जो मात्रा है वो कम कर दो, 15 मिनट घटा दो। और तो जीवामृत हो सकता है 1 साल 2 साल तक अपना यूँ लगे भी अपनी पैदावार डाउन जा रही है, लेकिन तीसरे साल तक तभी हम कह रहे हैं भाई आप अगर 6 एकड़ के मान लो फार्मर हो, किसान हो, तो आधा एकड़ से शुरुआत कर लो भी आपका नुकसान भी ज़्यादा ना हो, और अगर धीरे धीरे अपनी पूरी ज़मीन को कन्वर्ट कर सका आप। अपना पड़ोसी गाँव है मोहब्बतपुर में एक फार्मर है भी, किसान है भिखूराम, वो पिछले 4 साल से खेती कर रहे हैं प्राकृतिक खेती। और प्राकृतिक खेती में वो अपने खेत में दोनों टाइप की फसलें ले रहे हैं, गुवार भी ले रहे हैं, नरमा भी ले रहे हैं, गेहूं भी लेने लग रहे हैं और सरसों भी लेने लग रहे हैं। तो उसकी जो पैदावार है वो पहली साल की उसकी कणक की जो पैदावार है, क्यों आपका जो पैमाना नापा है पैदावार अपनी किससे पता लगे भी डाउन जा रही है, कणक की पैदावार 50 मणु नीचे जाए तो मतलब डाउन है। और वो जो 306 आप देसी वैरायटी उगाया करते पहले भी, अब भी बहुत किसान उगावे भी अपने घर के लिए 306 उगाने लग रहे हैं। और 306 जो वैरायटी है उसकी जो पैदावार है लगभग 25 से 30 मन के आसपास रवा किले की। 25 से 30 मन की पैदावार अगर आप प्राकृतिक खेतियों भी उगा लेस का पैदावार है, मतलब आपने जमीन में कोई कमी कौन नहीं। और वो किसान पहली साल ही बोले मैं 27 मन निकाली थी, दूसरी साल उसकी 29 है, तीसरी साल 31, इस बार उसने चौथी साल पहली साल उसने 31 मन निकाली है, और 5500 रुपये क्विंटल उसने वो बेची भी है। रेट भी डबल है उसका, एक तो देसी होगी और ऊपर से ऑर्गेनिक यानी कि प्योर प्राकृतिक होगी, तो उसका तो रेट भी डबल मिलेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा क्या कि अपन अपनानी पड़ेगी। उसकी खातर एक चीज़ और है, बीज का उपचार करना भी जरूरी है, और बीज का उपचार की खातर भी उसमें भी अलग से जैसे आप जीवामृत बना लगे उसी तरीके से वो गोबर से 50 किलो सुक्को गोबर लेना पड़ी भी। मैं आपका जो जीवामृत है वो घोल बना के उसमें डालना पड़ेगा और उसमें सुखाना पड़ेगा। तो वो भी मान लो जो 50 किलो लिया, 100 किलो लिया, 200 किलो लिया, जितना भी अपन डालना तो काफ़ी है 1 एकड़ के। उसमें जितने सूक्ष्म जीव है, जितनी मात्रा पौधे को चाहिए वो सारी की सारी उसमें उपलब्ध करवाओगे। इसके बाद आगे भी इसमें फिर धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। कसोला क्या मैं फेर सका, या तो नरमा या फिर सरसों हुई या फिर बाजरा हुआ, इसके अलावा गेहूं में आपका कसोला कौन करा। लेकिन वो किसान उसका जो खरपतवार नियंत्रण करने लग रहा है ना, वो भी कसोले से करने लग रहा है। उसकी जो बिजाई है वो 1 फीट पर करेगा। रासायनिक खेती को बंद करके प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती करें, जिससे हमारी धरती, हमारा भोजन जहर मुक्त होगा। गेहूं का आटा पिसवाते समय मिश्रित अनाज उसमें मिलाया जाए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व मिल सके। इसके ऊपर आधारित थी ये आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए कृषि उपकरणों पर सब्सिडी के लिए अपने ब्लॉक सत्र के एडीओ से संपर्क करें। नमस्कार।